हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। आपकी पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षाएं धीरे धीरे काफी नजदीक आ रही हैं और हम उसी बात को ध्यान में रखते हुए सारी अच्छी अच्छी टॉपिक्स को इधर अपलोड कर रहे हैं। आज की हमारी हेडिंग है पृथ्वी के अधीन गति। पिछली क्लासेस में आपने यह पढ़ा कि किस प्रकार हम गति के समीकरणों का उपयोग विभिन्न सवालों में कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, आपने पिछले वीडियोस में क्या क्या देखा तो जरा याद करिएगा। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है तीन फॉर्मूला, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब किसी कारणवश हमने ये जो गति पढ़ी वो हमारी सीधी यानी कि रैखिक गति थी, हॉरिजॉन्टल मोशन था, क्षैतिज दिशा में गति थी। अगर हम ऊपर या नीचे गति करने कर लगे हैं तो नीचे या फिर ऊपर, तो फिर यह जो गति होगी पृथ्वी के अंतर्गत अगर होगी तो पृथ्वी के अधीन गति कहलाएगी। अब मान लेकर मैं पृथ्वी पर हूं और मेरे पास दो केसेस हैं। एक बार मैं किसी पत्थर को या किसी पिंड को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, ठीक है, एक ये अवस्था हमारी, और एक हो सकती है कि हम किसी पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ देख रहे हैं। तो ये दो केसेस हैं हमारे पास, इन दोनों पर हम बातचीत करेंगे। पिछले क्लास में हमने समझाया कि अगर आपका वेग बढ़ रहा हो, वेग बढ़े, तो उस स्थिति में आपका जो ए होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर वेग घटे किसी एग्जाम्पल में लगातार घट रहा हो तो उस समय हम ए की जगह माइनस का उपयोग करते हैं। और अगर वेग अचर हो तो वहां पर आपको बताया गया कि ए बराबर क्या हो जाता है, 0। जब हम पृथ्वी के अधीन गति करते हैं स्वतंत्र रूप से, तो उस स्थिति में हमारे ए का मान जी के बराबर होता है। अब मुद्दा ये है कि इन दोनों में से कौन सी गति आप कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम जी को पॉजिटिव या निगेटिव लेते हैं। अगर आप ध्यान दें, हम अगर नीचे आएंगे, ठीक है, अगर हम ऊपर जा रहे हैं फिलहाल, जैसे यही मेरे पास अगर ये मार्कर है, मैं इसे ऊपर जाने के लिए कहूं तो मुझे धक्का देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ खींच कर फेंकूंगा, लेकिन ये थोड़े दूर जाकर क्या करेगा, रुक जाएगा, यानी कि इसकी स्पीड घट रही है। तो जब ऊपर की तरफ जाते हैं हम तो हमारा घटता है वेग, वेग घटता है, और इस घटने के नाते हम अपने फॉर्मूले में ए की जगह जी तो रखेंगे, लेकिन वहां पर क्या लगा देंगे, माइनस जी, ठीक। और अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे ये कॉलम देख लीजिएगा, इस बार इस पेन को मैंने यहां रखा, अभी इसका वेग 0 है, छोड़ते ही इसमें लगातार देखिएगा इंक्रीमेंट हो रहा है। कहां 0, कहां ये नीचे जाना शुरू कर दिया किसी निश्चित किसी वेग से, ठीक है। तो यानी कि ए बराबर, अब हमारा यहां पर अगर हम नीचे की तरफ गति लेंगे तो नीचे की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, जवाब होगा सर ए जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम दो फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर हम पृथ्वी के अधीन गति कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, जहां जहां a है वहां माइनस जी लगाते चले जाइए। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs, और s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर मैं उधर चलूं, हम नीचे आ रहे हैं तो वेग हमारा बढ़ेगा, तो v बराबर u प्लस जी टी, या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, या फिर आपका हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये दो केसेस हो गए, इनको अच्छे से समझ लें। कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, उन पर जरा गौर करिएगा, ठीक है। तो आइए जरा इन दोनों फॉर्मूलों को पहले उस तरफ हम सेटल कर लें, कुछ कॉन्सेप्ट लिख लें, फिर सवालों को लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए जरा देख लें एक बार फिर से। अगर हमारी गति नीचे से ऊपर की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा v बराबर u माइनस जी टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs, और s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं पृथ्वी की तरफ, तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कहेंगे सर जी ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं तो आपका वेग बढ़ रहा है, इसलिए इस स्थिति में लिख सकते हैं v बराबर u प्लस जी टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, और s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कुछ कॉमन चीजें, अगर कोई भी चीज मैंने हाथ में पकड़ा और छोड़ दिया, यानी कि स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ, स्वतंत्र रूप या विरामावस्था से, अगर मैं बोलूं कि विरामावस्था से, तो इस स्थिति में आपका प्रारंभिक वेग जो होगा वो 0 होगा। एक चीज और, अगर किसी पिंड को मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है, और फिर वो ऊपर से नीचे आ रहा, मैंने ऐसा इसलिए बनाया, वैसे सही तरीका ही है ऐसे जाना और इसी रास्ते पर वापस आना, लेकिन मैंने ऐसे बनाया ताकि आपके समझ में आराम से आ जाए। तो जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो नीचे से ऊपर जाते समय जिस दर से उसका वेग घट रहा है,
जिस वेग से, जिस दर से उसका वेग घटता है, उसी दर से उसका वेग उधर से नीचे आने पर वेग बढ़ता है। ठीक है, सेम दर से, सेम रेट से, सेम दर से। ठीक है, जिस दर से, कैसे लिख दें, जिस दर से वेग घटता है उसी दर से, ठीक है, वेग बढ़ता है। इसका मतलब जो घटने की दर है और जो बढ़ने की दर है वो इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं अगर यहां से यहां पीक पर आने पर इसको समय t1 लगा है तो उधर से नीचे आने में भी t1 लगेगा। तो हवा में जो ये रहा उसे हम उड्डयन काल कह सकते हैं। उड्डयन काल हमारा कितना हो जाएगा, कहेंगे सर जी t1 प्लस t1 यानी कि 2t1। यानी कि हर समय हम ये भी कह सकते हैं कि पिंड अपनी गति को दोहराता है। अगर यहां पर हमारा 20 मीटर पर सेकंड रहा होगा वेग, तो इधर लौट आने पर भी ये वेग 20 मीटर पर सेकंड रहा होगा। ठीक है, इधर से घटते हुए वो 0 हुआ होगा, वहां 0 से बढ़ते हुए 20। ऐसे यहाँ कहीं रास्ते में अगर कहीं 10 होगा तो यहाँ भी 10 रहा होगा। तो ये कॉमन बात। दूसरी चीज, एट द टॉप पॉइंट यानी कि एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर वेग हमारा शून्य होता है। मैक्सिमम हाइट पर वेग हमारा शून्य होता है। तो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ आइए कुछ प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने कुछ सवाल लगाते हैं और फिर कुछ जटिल समस्याओं को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो लगाने में हमें काफी मजा आएगा। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि अब इस पर कैसे सवाल हमें लगाने के लिए मिलते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है इस तरीके से, किसी पिंड को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया, ऊपर फेंका गया। ठीक है, पहला सवाल, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। अगला क्वेश्चन इसी में बढ़ा देते हैं, वह कितने समय तक हवा में रहा। अगला सवाल दूसरा भी मैं बना सकता हूं, पूछ लूं, कितने देर बाद उसका वेग 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यह घटना कितने देर बाद अपनी पुनरावृत्ति करेगी। देखिए बहुत ही क्वालिटी मैंने डाल दी इसमें, अपनी पुनरावृत्ति करेगी। छोटे नन्हे मुन्ने सवालों से गुजरते हुए, ठीक है, हम कुछ अच्छे सवालों को भी इसमें इंक्लूड कर दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, किसी पिंड को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में उसका कितना समय लगेगा, वह कितने समय तक हवा में रहा। तो हल में आते हैं, सबसे पहले समझते हैं। कहेंगे सर जी प्रारंभ में आपने कितने से फेंका है, तो जवाब है 100 मीटर पर सेकंड से, ये हमारा u हो जाएगा। अब इसे जब आप फेंकेंगे तो ये महत्तम ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है, और फिर नीचे आएगा। तो महत्तम ऊंचाई पर, ठीक है, यहाँ पर h max पर हमारा वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में वेग 0 होगा और नीचे से ऊपर की तरफ गति कर रहे हैं, इसलिए a बराबर हमारा -g होगा। तो सबसे पहले हम समय निकाल लें, क्योंकि हमें समय ही पूछा है कि कितने समय में वो ऊपर पहुंचेगा। तो मान लेते हैं t और सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा फॉर्मूला हमारे लिए पहला, v बराबर u माइनस gt। तो अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 100, ये 10, ये t, इसको इधर भेजा, -100 -10 t, काट दिया और कहा t बराबर कितना आ गया हमारा सर, 10 सेकंड। अब ये पिंड जो है नीचे उतरना शुरू करेगा। जब ये नीचे उतरेगा और यहां तक आ जाएगा तो सवाल ये उठता सर कितना समय लगेगा। अभी भी मैंने समझाया, जितना ऊपर जाने में उतना ही नीचे आने में, तो इसे समय भी उतना ही लगेगा। तो ये पहले सवाल का जवाब रहा, पहले क्वेश्चन का। और दूसरा पूछा वो कितनी देर तक हवा में रहा, तो देर, ठीक है, समय जब तक वह हवा में रहा, समय जब तक वह हवा में रहा। तो जवाब होगा सर t प्लस टी यानी कि 2t, और t के जगह हम 10 लगा लेंगे, तो 10 दूना 20 सेकंड तक आप हवा में गुजारे। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें पहला पोर्शन बहुत ही आसान लेकिन दूसरा क्वेश्चन बहुत ही
हटकर थोड़ा, ठीक है। कितने समय बाद उसका वेग 40 मीटर पर सेकंड होगा, और फिर वह कितने देर बाद इसी स्पीड की पुनरावृत्ति करेगा। तो देखिए यहां से हमने u बराबर 100 से इसको फेंका, ठीक है, और ये ऊपर ऐसे गया, कुछ देर बाद मान लेते हैं उसका वेग कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पहले इतना लगा लें, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं मामला हम, ठीक है। आपने एक चीज निकाल लिया कि कुल हमें 10 सेकंड लगना है। आगे देखते हैं, सवाल को देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। कुल 10 सेकंड हमें कहां तक जहां पहुंचने में लग रहा है, यहां तक हमें कितना लग रहा है, टोटल टाइम यहां से यहां तक की हमारी 10 सेकंड है। ये देखिए मैं तिरछा ऐसे बनाता हूं, वाकई में सवाल आपका ऐसे है, सीधे ऊपर जाना, इसी रास्ते पर आना, ठीक है। ये कुल समझाने की सुविधा के लिए है। चलिए अब हमें यहां के लिए समय पता करना है कि कितने देर बाद ये यहां पर पहुंचा होगा। तो हमने टी मान लिया, T1। ए बराबर हमारा -g होगा, क्योंकि गति हमारी नीचे से ऊपर की तरफ है। तो v बराबर u माइनस जी टी। v के जगह हमारा हो गया 40, सॉरी हाँ, u के जगह 100 माइनस g के जगह 10, और ये t इधर आ जाएगा -60 माइनस 10t, ये दोनों कटा, ये जीरो भी कटा, t बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6 सेकंड। तो आसान सवाल है, 6 सेकंड में हमारा वेग कितना हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहां से देखिए यहां तक आने में 10 सेकंड, और इसने बोला सर इधर से आओगे तब, हम कह सर इधर से आने में कुछ देर बाद हमारा वेग यही इतनी ऊंचाई पर जहां पर यहां है, इसी जगह पर हमारा वेग फिर से 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा ले, दिमाग लगा ले, मैं दो मेथड बता रहा हूं, देखिएगा। ये आपका यहां तक ये जो T1 निकल कर आया है 6 सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जाने में से कितना लगेगा, 4 सेकंड, और यहां से यहां आने में कितना लगेगा, 4 सेकंड। तो आप आंसर दे सकते हैं कितने देर बाद आपका स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। आप कहेंगे सर जी 10 ये, और उधर से नीचे उतरेगा तो इसी ऊंचाई तक आने में से 4 सेकंड लगेगा, 10 4 14 सेकंड। पर किसी को मजा ना आए, देखिए मुजबानी है, हमें यहां तक का मालूम करना था, तो 10 और 4 14, और आर लगा दिया। मैंने कहा सर जी ऊपर जाने में तो 10 सेकंड हो चुका था, ये ठीक है। अब यहां पर वेग हमारा जो है वो 0 है, ठीक है, v डैश बोल देते हैं, चलिए यहाँ 0 है। और यहाँ आते आते, या इसको u डैश बोल देते हैं, यहाँ पर आते आते हमारा v डैश हो जा रहा है नीचे आने पर। अब नीचे आएंगे तो a बराबर हमारा प्लस जी लिया जाएगा। तो ये कितने देर में हो जाता अगर ये हम जानना चाहें इस तरीके से लगाकर, तो जो होगा सर v डैश बराबर u डैश प्लस जी टी। तो v डैश के जगह 40, u डैश के जगह 0, यहाँ 10, यहाँ t। तो देखिएगा कटा, t बराबर 4 सेकंड। आप देख सकते हैं, बल्कि इसको t डैश कर दे यहाँ भी हम, ठीक है। तो t डैश बराबर 4 सेकंड, यहां तक जाने में 10 सेकंड, और 40 वेग प्राप्त करने में ऊपर से नीचे जाते समय 4 सेकंड। इसका मतलब हो गया कि हमारा टाइमिंग हो गया 10 और 4 मिलकर 14 सेकंड। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बहुत प्यारा लगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छी चीजें आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं मित्रों। अब देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार हमारे पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। H1 तथा H2 ऊंचाई से, H1 तथा H2 ऊंचाई से, ठीक है, दो पिंड छोड़े गए, ठीक है, भूमि पर पहुंचने, भूमि पर, एक मिनट, पिंड स्वतंत्र रूप से छोड़े गए, स्वतंत्र रूप से छोड़े गए, ठीक है, छोड़े गए भूमि तक पहुंचने पर उनके समयों का अनुपात क्या होगा। ये बहुत कॉमन सवाल है, उनके समयों का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, बड़ा ही कॉमन सवाल है, बहुत बार हमसे पूछा जाता है, ठीक है, पॉलिटेक्निक में। तो आइए देखिए, मैंने एक बार यहाँ पर एक पिंड ले लिया, इसे ऊंचाई कितनी मान लिया गया मित्रों, H1, ठीक है, और यहां पर हमने ले लिया एक ऊंचाई कितनी, H2, ठीक है। अब यहां पर हमारी कहानी ये है कि दोनों ही पिंड स्वतंत्र रूप से छोड़े गए, यानी कि यहाँ u बराबर 0, यहाँ भी हम u बराबर 0 लगा लें, ठीक है। अब ये जब नीचे आएगा तो आने पर नीचे की तरफ हमारा a बराबर क्या लिया जाएगा, g लिया जाएगा। तो इतनी ऊंचाई आएगा तो कितना समय लगेगा ये जानना है, यहाँ पर t1 कर लेते हैं। उधर भी ऊपर से नीचे आते हैं तो a बराबर g ही होगा, यहाँ t2 कर लेते हैं। अब बताइए जरा क्या हिसाब किताब बन सकता है। आप जिसे s कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, वही हमारे लिए क्या है, h है, क्योंकि ऊंचाई भी कहलाएगा, ठीक है। तो h हम कह सकते हैं। तो H1 बराबर, हमें u की जानकारी है, t निकालना है, a जान रहे हैं, a बराबर g होता है। तो H1 बराबर क्या लगा दें,
यू टी, ठीक है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ T1 लगा दें, u की वैल्यू 0 होने के नाते हमारा ये 0 T1, ये हाफ जी T1 का स्क्वायर, तो इसलिए हम इसको ऊपर इसको नीचे, यानी कि T1 बराबर 2h1/g का अंडर रूट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी तरफ चलते हैं, यहां भी देखिएगा प्रारंभिक वेग 0 है, तो यहां पर कहेंगे h2 बराबर 0 T2, समय लग रहा है T2 सर, हाफ g समय लग रहा है T2 का स्क्वायर। तो ये हो गया कहानी हमारी। अब ये बताइए, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2h2 और नीचे g लगा दिया, आगे T2 का स्क्वायर, तो T2 बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 2h2/g, 2h2/g। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, ठीक है। अब यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर सकते हैं, T1 और T2 में रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, T1/T2, जवाब होगा सर अंडर रूट 2h1/g और नीचे अंडर रूट 2h2/g। g से g कटा, 2 से 2 कटा, आंसर आया अंडर रूट h1/h2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो और आसान भी लगा हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 200 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एक पत्थर क्षैतिज वेग 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। वह बिल्डिंग से कितनी दूरी पर टकराएगा, कितनी दूरी पर टकराएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम डबल कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। आइए जरा ध्यान दें, एक 200 मीटर ऊंची बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, 200 ऊंची बिल्डिंग है हमारे पास, और यहां से हम क्षैतिज वेग इस तरीके से फेंक रहे हैं, u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, बल्कि इसको हम u डैश बोल देते हैं, ठीक है। अब ये हमने फेंका इस तरीके से, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाते 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 क्या करेगा, यहाँ कहीं जमीन पर गिरेगा। तो हमसे पूछ रहा है सर ये कितनी दूरी पर गिरेगा, ये कितनी दूरी पर, ये दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको ऐसे फेंकेंगे तो इसके वेग में कोई कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसको घटाने वाला घटक जो है वो कौन है, जी, और जी या तो ऊपर की तरफ काम करता है, ठीक है, जी हमेशा किसकी तरफ काम करता है, नीचे की तरफ। अगर आप नीचे आ रहे हैं तो आपके वेग को बढ़ाएगा, और अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपके वेग को घटाएगा। पर ये तो ना तो नीचे जा रहा ना ऊपर, इसका दिशा जो है वो सीधा। तो पूरी यात्रा के दौरान हमारा वेग जो है वो निर्धारित रहेगा। हमें केवल ये पता होना चाहिए कि कितने समय बाद जाकर यहाँ टकराएगा। तो इसलिए s बराबर हमारा सिंपली लग जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल का मतलब हो गया हमारा u डैश इंटू टी। अब टी क्या है, तो जवाब है सर टी जो है ये उड्डयन काल है। जितने देर तक ये हवा में रहेगा पिंड, उतने ही देर तक ये आगे की तरफ गति करेगा, और जो आकर जमीन से टकराए उसका आगे बढ़ना बंद, ठीक है। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा इसका उड्डयन काल कितना है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं ऊर्ध वेग की, ठीक है, ऊर्ध वेग की बात करूं तो कहूंगा सर जी ऊर्ध वेग तुम्हारा 0, क्योंकि इधर कोई वेग है नहीं। अब हमारे पास केवल ऊंचाई है, कितनी है, h बराबर 200 मीटर, इतने ऊंचाई से हमारा इस जमीन पर आकर गिरना है। तो देखिएगा मैंने ये क्षैतिज वेग, ये क्षैतिज लिया था, हिसाब किताब क्षैतिज दिशा में। अब हम ऊर्ध दिशा में अगर बात करें तो ऊर्ध दिशा में हमारे पास प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, और ये ऊंचाई हमारी जो है वो 200 है। तो हम कह सकते हैं h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो यहाँ 200 लगा दीजिए, यहाँ u की जगह 0 इंटू टी, यहाँ हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो 2 पंजे 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौका 20, टी बराबर अंडर रूट 40, ठीक है। जो लगभग लगभग आपका मोटा मोटा कह ले 40 का आ जाएगा, छछा के 36, 6 पॉइंट कुछ कह सकते हैं, है ना, 6 पॉइंट कुछ, यानी कि 6 सेकंड के आसपास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर u डैश बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20 गुणे अंडर रूट
40, और ये 40 भी मत बोलिए, ऐसे कह दीजिए अंडर रूट 4 गुणे 10, 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 2 बाहर आएगा तो 20 गुणे 2 अंडर रूट 40, 40 अंडर रूट 10 मीटर तक ये जाकर दूर गिरेगा। अब ये सवाल जो जिसको कम समझ में आया हो उसके लिए सवाल अगला है जो और इस क्वेश्चन को एकदम क्लियर कर देगा। अगर आपको कहीं भी डाउट रहा होगा तो ये अगला पोर्शन हमारा इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेगा। हम क्या करेंगे, इसी बिल्डिंग पर एक पत्थर क्षैतिज वेग के बजाय मैं कह दूंगा ऊर्ध्व वेग से, ऊर्ध्व वेग 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया बिल्डिंग से वह जमीन पर, ऐसे लिख देंगे, वह जमीन पर कितनी देर बाद, वह जमीन से कितनी देर बाद, कितनी देर बाद टकराएगा, बाद टकराएगा। क्वेश्चन का टेस्ट बदला, 200 मीटर ऊंची बिल्डिंग लिया से एक पत्थर 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, जमीन से कितनी देर बाद वह टकराएगा ये जानने का प्रयास है। तो अब देखिए जरा यहाँ क्वेश्चन दिलचस्प हो गया। ये हमारी बिल्डिंग रही, यहां से हमने पत्थर पकड़ा, पत्थर को ऊपर की दिशा में फेंका, किस वेग से फेंका, तो जवाब है इस बार ऊर्ध्व वेग है 20 मीटर पर सेकंड से। ये ऊंचाई कितनी थी हमारे पास, तो जवाब है सर 200 मीटर। ठीक है, तो अब इसको जब यहां से हम फेंकेंगे तो कुछ ऊपर जाएगा, उसके जाने के बाद वहां वो टिकेगा, फिर वहां से क्या करेगा, नीचे आएगा। ठीक है, हम पहले ये पता करें कि ये समय कितना लगेगा, फिर हम ये पता करें ये समय कितना लगेगा, तब जाकर हमें पता चलेगा कि जमीन से कितनी देर बाद टकराएगा। पिछली बार हमारा ऐसे था, यानी कि ऊपर उसे जाना नहीं था, इरादा नहीं था, ये तुरंत ऐसे जाकर ऐसे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 नीचे आ जाता था। ठीक है, तो ये फर्क है उस सवाल और इस सवाल में। यहाँ वी मैक्स हमारा है, यानी कि ऊंचाई हमारी एच मैक्स है। ठीक है, तो मैक्सिमम ऊंचाई पर आपका वेग क्या हो जाने वाला है मित्रों, जवाब है 0। तो पहले ये पता करें, फिर ये पता करें, फिर इसका शॉर्टकट पता करें, एक लाइन में सवाल को निकाल कर ले आए कि T1 T2 कैसे एक लाइन में आ जाता है। और जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुरंत मैं एक बहुत ही जबरदस्त सवाल क्लियर कराऊंगा। चलिए, अब यहां पर ये हमारा यहां से यहां तक जाने में, यानी कि हम इसे नाम दे देते हैं ए से बी तक जाने में, हम कहेंगे सर जी ए से बी तक जाने में समय हुआ हमारा v बराबर, चूंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो v बराबर u माइनस जी T1 लग जाएगा। v की जगह हमारा 0, u की जगह 20, यहाँ 10, यहाँ T1, ये इधर आ जाएगा -20 बराबर -10, T1 बराबर कट गया ये सब कुछ, t बराबर 2 सेकंड। अब यहाँ पर ये भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि देखिएगा ये हाइट भी हमारी इंक्रीज कर गई। अब ये इतनी हाइट से गिरने में कितना समय लगेगा, ये हमारा T2 है, तो ये कितना दूर किया, कितना ऊंचा गया, ये जानने के लिए हम कह सकते हैं सर ये ऊंचाई AB, यानी कि h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो ut, एक मिनट मैं लिख दूं, ut प्लस हाफ, सॉरी माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो कहेंगे सर जी अब ये हो जाएगा, u का मतलब हमारा 20 और t का मतलब हो गया सर 2, हाफ 10, 2 का स्क्वायर। अभी इसको हम बहुत ही शॉर्टकट में लगाएंगे तो ये आएगा 20 और ये 40, घट कर आ गया 20, यानी कि अब ये और 20 मीटर ऊपर हो गया, यानी कि अब यहां से यहां तक की ऊंचाई, तो कहेंगे सर जी 200 पहले से था और अब 20 बढ़ गया, तो कुल हमें 220 मीटर की दूरी तय करनी है। तो अब हम लगाएंगे B से C, कहेंगे सर B से C तक जाने में कितना समय लगा ये पता करना। प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग की कोई जानकारी नहीं है और हम ये समय चाहते हैं, तो जवाब होगा सर BC, यानी कि कुल ऊंचाई बराबर, फिर कह दें UT और नीचे आ रहे हैं तो प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब यहाँ U का मतलब देखिएगा, जब आप सवाल B से C लगा रहे हैं तो B प्रारंभिक वेग और C क्या होगा, अंतिम वेग। तो इस V को, U को हटाकर वहां V लिख दीजिए और कहिए BC का मान सर 220 है। ये हो जाएगा हमारा 0 गुणे टी, ये हो जाएगा हाफ गुणे 10 गुणे टी का स्क्वायर। तो 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 5 चौका 20, टी बराबर अंडर रूट 44। ठीक है, ये हमारा T2 भी लिख देते हैं इसका नाम। तो इतना सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 11, यानी कि 2 अंडर रूट 11 सेकंड। तो अब सवाल हुआ सर कुल कितना उत्तर आया, तो उत्तर हुआ सर सिंपल है, हमारा यहां से यहां तक जाने में लगा हुआ समय कितना है, 2 सेकंड। तो T1 प्लस T2, तो 2 धन 2 अंडर रूट 11, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस अंडर रूट 11 सेकेंड हम कह सकते हैं कि सर हमारा आंसर आया। ठीक है, पर अब सवाल ये है कि सर क्या इसे ऐसे ही लगाना जरूरी है क्या, कोई कसम खाएं कि ऐसे ही आएंगे, तो कहेंगे नहीं सर। अब यहां पर हम शॉर्टकट खोजेंगे, ठीक है, और इसी पर एक और सवाल तुरंत हम लगाकर आपको समझाएंगे। ठीक है, उधर के सारे कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो मैं मिटा दे रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसे एक लाइन में लगाना हो कैसे लगाएंगे।
हम यहाँ एक तरफ से गति मान लेंगे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो मैंने मान लिया ऊपर से नीचे, क्या ले लिया, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे की गति में जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा प्रारंभिक वेग भी नीचे ही होना चाहिए, पर यहाँ देखिए प्रारंभिक वेग हमारा कितना है, ऊपर की तरफ है। हमारे हैं नीचे और हमारा वेग किधर है, ऊपर की तरफ। तो u बराबर हो गया -20, ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया। और यहां से एकदम भूल जाइए, अभी कहिए सर u बराबर -20, क्योंकि हमें नीचे आना है, हम आ रहे हैं नीचे और वेग किधर है, ऊपर, तो ये -20 और हाइट हम 200 लेकर चलेंगे, ठीक है। और हमें ये पता करना है कितने देर बाद आकर जमीन से टकराएगा। तो बताइए जरा क्या हो जाएगा, h बराबर ut, आप ऊपर से नीचे ले रहे हैं तो +12 GT², पर फर्क क्या हुआ, यहाँ 200, यहाँ u की जगह -20t +12 इंटू 10 इंटू t², तो 2 पंजे 10। ये जो जबरदस्त कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मित्रों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा। 5 से फिर काटिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 0, तो उधर आ गया t², ये -4t, 40 साहब को भी उधर ले गए, -40 बराबर 0। अब ये हमारे लिए दो घात का समीकरण बन चुका है। दो घात के समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, तो जवाब होगा सर -b मतलब -4, और +-b² का मतलब हुआ -4 का स्क्वायर -4ac, ठीक है, अपॉन में क्या होता है 2a। तो बताएं जरा क्या आ जाएगा, 4 ± 16 और 4 चौका 16, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर 2a का मतलब हो गया हमारा 1, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 1। अब बताइए 160 और 16 मिलकर 176 हो जाएगा। 176 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 176 है, 4 से अगर भाग दे दें तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, यानी कि 4 गुणे 44, तो फिर एक 4 लगा लें और गुणे क्या कर लें 11, नीचे कितना लगा दे 2। आप आंसर मैच कराइएगा। 16 का √4, यहाँ 4 है, 4 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ± √11/2, काट दीजिए, 2 दूना 4, दोनों आंसर मिला सकते हैं, 2 1 ± √11। माइनस वाला कैंसिल करेंगे, क्योंकि माइनस लेंगे तो समय हमारा माइनस में आने लगेगा। ध्यान दीजिए, √11 1 से बड़ा है, इसका मान 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से 3 पॉइंट समथिंग घटेगा तो ऋण में आने लगेगा, इसलिए हम ये नहीं ले सकते, ठीक है। आंसर हुआ हमारा 2 1 +√11। सेम वही आंसर है जो आपने पिछले बार काफी प्रोसेस के बाद पाया। इसमें सिर्फ एक प्रोसेस, एक फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। तो कई बार हम गति करते समय अपने वेग की दिशा की सहायता से, अगर आपका वेग अलग है, जा रहे हैं कहीं और हैं, इस तरीके से लगाएं तो आपका जो सिस्टम है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिएगा, इसमें एक बढ़िया सा सवाल हमारे पास है, इसको ध्यान दीजिएगा। सेम इसी सवाल का दूसरा फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक गुब्बारा, ठीक है, एक गुब्बारा 75.6 मीटर की ऊंचाई पर 75.76 मीटर की ऊंचाई पर 20 मीटर पर सेकंड, चलिए 40 49 कर देता हूं, 49 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। यदि उससे किसी क्षण एक पिंड गिराएं तो वह कितने देर बाद भूमि से टकराएगा, भूमि से टकराएगा, ठीक है। एक गुब्बारा 75.6 मीटर की ऊंचाई पर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर गति कर रहा है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि सर ये बताइए कि यदि उसी क्षण एक पिंड गिराएं तो वह कितने देर बाद भूमि से टकराएगा, ठीक है। आइए समझते हैं जरा। अगर हम किसी गुब्बारे को ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, गुब्बारा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, किस वेग से जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रारंभिक वेग है 49 मीटर पर सेकंड। अब यहीं से मैंने कोई पिंड गिराया तो क्या ये पिंड तुरंत नीचे आएगा? जरा अपना अनुभव याद करिए। अगर हम बस में बैठे हों और
चल रहे हैं, हाँ वो बस चलती बस से उतरने लगे, ध्यान दीजिएगा इस सीन को जरा, आप चलती बस से अगर उतरने का प्रयास करें तो क्या होता है, मान ले बस इधर जा रहा है, आप उतरे कूदे, तो आपका शरीर भी कुछ देर उसी दिशा में जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बस बस पर बैठे होते हैं तो हमारा भी जो शरीर का जो स्पीड है वो बस की स्पीड के बराबर हो जाता है, तो उसे रुकने में थोड़ा समय तो चाहिए। तो जब आप उतरे तो आपका भी वेग, अगर बस 60 से चल रही तो आप भी 60 ही की स्पीड से आगे की तरफ भागेंगे, ठीक है, और कहीं ज्यादा स्पीड में उतरे तो बहरा भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो जब ये पिंड यहां से गिरने का प्रयास करेगा तो ऐसा नहीं कि तुरंत ऐसे नीचे आएगा, ये रॉन्ग है। ये थोड़े देर तक ऊपर जाएगा, तब तक जब तक कि उसका ये वेग बिल्कुल जीरो ना हो जाए। जब वो जीरो हो जाएगा तब वो नीचे आना शुरू कर देगा, ठीक है। इधर जमीन से इस गुब्बारे की ऊंचाई थी 75.6 मीटर। अब लगाने का वही पुराना तरीका देखिए, एकदम बिल्कुल वही मीनार वाला सवाल, ये है, पहले यहां से ये निकाले फिर यहां से ये निकालें, उसके बजाय क्या निकालें आपको मालूम है, अब आसान है आपके लिए। मैं क्या कह सकता हूं कि सर गति ले लिया ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो अब बोलिए जरा, आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, और वेग आपका ऊपर जा रहा है तो निगेटिव, इसलिए इसे -49 बोलेंगे। तो एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच की जगह कितना रखिए 75.6, यू की जगह कितना रखिए -49t, और यहाँ हाफ 10t का स्क्वायर। आगे आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, ये दो घात का समीकरण बनेगा, इसे सिंप्लीफाई करिए, काटिए पीटिए निकालिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं इसको आर लगाकर ये भी कह देता हूं कि अगर कोई नीचे से ऊपर गति लेता, ध्यान दीजिए नीचे से ऊपर, यानी कि इसी की डायरेक्शन में ले लेता, कहता सर अब हम ऐसे लेंगे ऊपर वाला, तो u हमारा पॉजिटिव हो जाता, बाकी सब कुछ, हमें जाना नीचे है तो हमारा सब कुछ बाकी निगेटिव हो जाता है, यानी कि एच भी हमारा होता 75.6 माइनस में, और हमारा जो g है, ठीक है, वो किस चिन्ह के साथ यूज होता, माइनस। ऐसे भी कर कर आप सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा वो क्वेश्चन जिसमें हम थोड़ा सा लॉजिक लगाकर अपना समय बचा सकते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पॉलिटेक्निक में एक बार पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हम दो सवाल बहुत ही बेहतरीन, दो बहुत ही बेहतरीन सवाल हमारे सामने आ चुके हैं जो काफी कीमती हैं। एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को छोड़ता है, यह सिर से 10 मीटर नीचे 2 मीटर ऊंचाई की खिड़की को पार करेगा लगभग कितने समय में। अब यहाँ थिंकिंग, हायर थिंकिंग चलेगी। यहाँ देखिए, थोड़ा सा सवाल कठिन नहीं है, समझना है। ये मान लिया मैंने खिड़की, और इस खिड़की की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है, और बाकी ये जमीन पर आकर इस तरीके से, और यहां से खिड़की की डेप्थ जो है वो 10 मीटर है। यहां से एक लड़के ने एक पत्थर छोड़ा है, क्वेश्चन ये पत्थर इसे कितने देर में, केवल खिड़की को कितने देर में पार करेगा। तो जवाब होगा सर, थोड़ा सोच लीजिए, यहां तक आने में अगर समय मान लू t1, और वहीं पत्थर से मैं फिर सोच लू कि यहां तक आने में समय अगर लगा t2, तो केवल खिड़की पार करने में कितना समय लगेगा। जवाब होगा सर t2 माइनस t1। देखिए इस t2 से इस t1 घटा दे, केवल खिड़की वाला समय मिल जाएगा। तो वाकई में अगर एक पत्थर को हम गिराते हैं 10 मीटर, यहां तक आया, वहां तक का पता कर लें, और 12 मीटर जाने में कितना समय लगा ये पता कर लें, तो दोनों का घटाव करने से हमें केवल खिड़की पार करने में लगा समय, यानी कि ये 2 मीटर स्पेशली चलने में लगा समय पता चल जाएगा। तो यहां पर देखिएगा आराम से छोड़ा गया, यानी कि यहां से हमारा विरामावस्था से छोड़ा गया, यहाँ पर जरूर लगा देंगे छोटी से एक गेंद को स्वतंत्र रूप से, यहाँ जरूर लगा देंगे स्वतंत्र रूप से छोड़ता है, ठीक है। अब आगे की कहानी यही है कि आप दोनों का डिफरेंस बताइए। तो आइए शुरू करते हैं, हल में आते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं दो पार्ट में सवाल लगाऊंगा, पहले कहूंगा सर ए से बी, और फिर कहूंगा ए से सी। तो चलिए ए से बी के लिए क्या कहेंगे हम, हमारी जो ऊंचाई है वो 10 है, यानी कि h है, ut मतलब 0t, 1 हाफ gt स्क्वायर, यानी कि 10 t का स्क्वायर, तो 2 पंजे 10, 5 दूना 10, t बराबर अंडर रूट, ये हम t1 हुआ, t बराबर अंडर रूट 2, जो कि 1.43 सेकंड कहा जा सकता है। उधर हम a से c अगर चलते हैं, तब देखिए क्या होता है। a से c के लिए हमारे पास क्या है लॉजिक, कहेंगे सर कुल अब हमारी गहराई जो है वो 12 मीटर हो जा रही है, तो हमने 12 लगा लिया सर। प्रारंभिक वेग हमारा 0 है, तो 0 t2 कर लेंगे, हाफ लगाएंगे, 10 लगाएंगे, और t2 का स्क्वायर लगाएंगे, तो ये 2 पंजे 10, फिर काटेंगे, तो ये हमारा t2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 से काटने पर 2 पंजे 10, 5 दूना 10, और 5 चौका 20 का अंडर रूट।
2.4 का अंडर रूट ये सेकंड। ठीक है, तो खिड़की पार करने में कितना समय लगेगा? जवाब होगा सर T2 माइनस T1, यानी कि अंडर रूट 2.4 माइनस अंडर रूट माइनस 1.4 और आगे लगा दीजिए इतना सेकंड। अब ये कैलकुलेशन वगैरह कर यहाँ टाइम पास नहीं करना है कि अंडर रूट 2.4 हम बैठकर निकाले, इसका कोई मतलब नहीं होगा बहुत ज्यादा। यानी कि आप मोटा मोटा ले सकते हैं कि 1 सेकंड से भी कम, तो जो ऑप्शन 1 सेकंड से कम वाला होगा उस पर टिक, क्योंकि 2.4 का आपका 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा अंडर रूट, तो 1 पॉइंट समथिंग से 1.4 घटेगा तो ऑब्वियस आंसर हमारा क्या आएगा? दशमलव में ही आएगा। तो 1 से कम जो आंसर होगा उस पर टिक मार लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शनल क्वेश्चन है मित्रों, वहां लॉजिक लगाकर हम बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त। एक पत्थर 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया गया। ठीक है, 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया गया है। ठीक है, चलिए पहले कुआं ले लें, कुएं में पानी ले लें। ये कुएं के ये पानी की गहराई क्या बोली जा रही है? 80 मीटर है। ठीक है, और इसमें एक पत्थर गिराया गया, तो ठीक है पत्थर लिया और इसको क्या किया? नीचे की तरफ गिरा दिया, तो ये पत्थर आया यहाँ टकराएगा। पानी से टकराने के बाद ध्वनि हमें जो 4.24 सेकंड के बाद सुनी गई, तो ध्वनि का वेग कितना है? पहले देखिएगा, आप यहां से इसे छोड़ेंगे ये ए से बी आएगा, और जब यहां टकराएगा तभी तो छपाके की ध्वनि पैदा होगी, छपाक की ध्वनि पैदा होगी, और ये ध्वनि पैदा होगी, सुनाई नहीं देगी। सुनने के लिए इसकी आवाज कहां तक आनी चाहिए? ऊपर तक, हमारे कानों तक। ठीक है, हमारे कानों तक इसकी आवाज आनी चाहिए। क्लियर हो गया? तभी हमको पता चलेगा। ठीक है, तो पहले ए से बी की बात अगर हम कर लें आराम से, ठीक है, ए से बी की बात कर लें, तो जवाब होगा सर गहराई हमारी 80 मीटर, एच बराबर क्या है? 80 मीटर, और हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, 10 होगा। हमें क्या पता कर लेना? T1, इसी की मदद से। प्रारंभिक वेग हमारा 0 है क्योंकि गिराया गया, नॉर्मली ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया। तो एच बराबर ut 1 प्लस हाफ जी यानी कि 10 और T1 का स्क्वायर, तो 2 पंजे 10, h के जगह 80 होना है, तो 80 बराबर 5, T1 का स्क्वायर 5 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब बताइए जरा T1 बराबर, तो अंडर रूट 16 जो कि 4 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में 4 सेकंड, अब यहां से वापसी जाने में कितना लगेगा ये जानने के इससे पहले हम ये ध्यान देंगे कि हमें जो आवाज सुनाई दी है वो 4.24 सेकंड में, यानी कि अगर यहाँ T1 यहाँ T2 पहले आएगा, T1 में छपाकी की ध्वनि यहाँ पैदा होगी और फिर ये T2 समय में ऊपर हमारे कान तक जाएगी, तो T1 प्लस T2 हमको दे रखा है 4.24, जिसमें T1 हमें 4 मिल चुका है, तो हम T2 निकाल लें, तो जवाब हो गया T2 बराबर 4 घटने के बाद यहाँ से आ जाएगा 0.24 सेकंड निकल आएगा। ठीक है, 0.24 सेकंड निकल आएगा। अब हम B से A वापसी करेंगे और कहेंगे सर B से A तक आने के लिए क्या होगा? कहेंगे एक पत्थर निकलकर ऊपर नहीं आएगा, आवाज आएगी, तो ये आवाज जो चलती है उसको वेलोसिटी को अगर v मान लें कि ऊपर आने वाली वेलोसिटी v है, तो उस पर g वगैरह का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो दूरी हमको मालूम ही है, ए बी दूरी या बी ए दूरी हमको मालूम ही है, और दूरी बराबर हमारा क्या होता है? चाल गुणे समय। यहाँ चाल का मतलब आवाज किस गति से ऊपर की तरफ आएगी, तो जवाब है ध्वनि की चाल गुणे समय, जो भी समय ले ले। तो दूरी हमारी 80 मीटर थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ध्वनि की चाल पता करनी थी। ठीक है, समय हमें 0.24 मिला है, तो इसको काटेंगे, 1 मिनट, यहाँ भी निकालने के लिए 80 बटा 0.24 करेंगे, फिर इसको काटेंगे, डबल जीरो लगाएंगे। ठीक है, और फिर काटते हैं इसको, 2 से 2 1 में 2, 2 दूना 4, 2 से 400 बार में आ जाएगा हमारा, फिर 4 से 4 तिया 12, 4 से काटेंगे, ठीक है, 1000 आ जाएगा, फिर इसको काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, तो 33.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो में का ये क्वेश्चन बहुत ही आपको पसंद आए। एक सवाल और भी कॉमन सा पूछा जाता है कि मान लो मैंने एक कागज लिया और एक कोई पत्थर लिया, दोनों को एक साथ छोड़ा और वहां निर्वात है। निर्वात का मतलब कागज हमारा घुइयां घुइयां करते हुए नीचे नहीं जाना चाहिए, वो एकदम ऐसे गिरेगा। ठीक, तो अगर दोनों को एक ही ऊंचाई से गिराया जाए तो वो कितने देर में जमीन से टकराएगा। तो अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछता है तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि गिरते समय
जब हमारा ये गिरता है तो गिरते समय वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कहीं भी आप फॉर्मूले में देख लीजिए द्रव्यमान नहीं आया हुआ है। इसीलिए अगर एक कागज और एक पत्थर को एक समान ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। वहां ऑप्शन लिखा रहता है पत्थर पहले पहुंचेगा, कागज पहले पहुंचेगा, दोनों साथ पहुंचेंगे। तो अंतिम होगा कि दशा पर डिपेंड करता है, देखेंगे क्या स्थिति बनती है वगैरह वगैरह। तो जवाब है दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो आई होप आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मुझसे मेहनत करवा चुकी है। ईमानदारी से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, सबसे ज्यादा मेहनत मुझे काम तथा समय और साथ ही साथ ये गति के समीकरण में लगा। तो इस मेहनत का मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि आपकी प्यारी प्यारी कमेंट, और कमेंट से भी ज्यादा बढ़कर आपका शेयर अगर मुझे मिले तो जरूर हौसला अफजाई होगी। इस उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।